हे एवरीवन, मैं हूँ नेहा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज निकल पड़ी हूँ अपनी अगली विदेश यात्रा पे। ये ट्रिप हम कर रहे हैं नवंबर महीने के आखिरी दिनों में। फिलहाल हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। शाम 4:30 बजे की हमारी फ्लाइट है और हम जा रहे हैं हमारे 21st कंट्री में। जी हाँ, ये हमारा 21वां देश है जहाँ हम अभी जा रहे हैं, जिसका नाम है श्रीलंका। हम रहते हैं दिल्ली एनसीआर में और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बजाय गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से फ्लाइट मिली। तो हमारे लिए भी ये एक्सपीरियंस एकदम नया था। इस बहाने हमें एक नया एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने को मिल गया। देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये आईजीआई के कंपैरेटिवली कैसा है। सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। तो ये था हिंडन एयरपोर्ट का पहला झटका, जहाँ गाड़ी अंदर तक तो आ जाती है लेकिन मेन गेट पे आपको सामान सहित उतार के चली जाती है और उसके बाद आपको लगना पड़ता है इतनी लंबी क्यू में। एयरपोर्ट छोटा है इसका तो हमें आइडिया था, मगर इतना छोटा है कि वो पैसेंजर्स को अकोमोडेट भी नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का पता हमें बिल्कुल नहीं था। वैसे तो सर्दियों का मौसम है, लेकिन धूप में खड़े खड़े यहाँ गर्मी लगने लगी थी। लगभग 20 से 25 मिनट हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा था सिर्फ मेन एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए। अब हम अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छा खासा रश है। आईजीआई एयरपोर्ट के कंपैरेटिवली जो ये हिंडन एयरपोर्ट है, इसका मैनेजमेंट हमें थोड़ा सा वीकर साइड पे लगा, क्योंकि कुछ चीजें अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही थी, क्यूज अच्छे से नहीं लगी थी, लोग प्रॉपर्ली रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट फेयर्स की। हमारी जो फ्लाइट थी वो थी गाजियाबाद से कोलंबो तक के लिए, जिसके लिए हमने लगभग 20,000 रुपए पर हेड पे किए। इसके अलावा ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, चेन्नई से होकर जाने वाली फ्लाइट थी और वहाँ पर 4 घंटे का लेओवर भी था। इसके अलावा हमारे टिकट में एक और कैच भी था। बेसिकली पहले हम 2 लोग ही ट्रिप पर जा रहे थे, हमारा बेटा साथ नहीं जा रहा था, लेकिन बाद में प्लान हो गया चेंज, उसको भी साथ में ले जाना पड़ा, जिसके लिए हमें उसकी टिकट अलग से करवानी पड़ी। अब इस सिनेरियो में दिक्कत ये होती है कि बच्चे के केस में बिना अडल्ट के टिकट नहीं मिल सकती। ऐसे में हमने किया एयरलाइन को कॉल और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। हमारी एयरलाइन थी इंडिगो। वहाँ के एग्जीक्यूटिव से बात करने के बाद उन्होंने हमें एक सजेशन दिया जिसमें वो टिकट तो कर सकते थे, बट उस बच्चे को अडल्ट की कैटेगरी में डाल के ही टिकट हो सकती थी। जब हमने उनसे पूछा कि इससे आगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो उन्होंने बस इतना बोला कि चेक इन के टाइम पर आप अपना केस बता दीजिएगा, जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो मैंने कर दिया है, अब आपका चेक इन स्मूथली हो जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर हमें भी काफी कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन जब हम एक्चुअल में एयरपोर्ट पहुंचे और चेक इन के लिए हमारे टिकट्स दिए, तो एग्जीक्यूटिव ने हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे। हमने उन्हें अपना सारा केस बताया, उसके बावजूद उन्होंने हमें ये बोला कि इसकी कैटेगरी को चेंज करना पड़ेगा, अडल्ट से वापस से चाइल्ड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें वहां जाके पता चला कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया ही नहीं था, जिसकी वजह से अब वो काम हमें यहाँ करवाना है, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हैं। इस सारी बहस में लगभग 1.5 घंटा हमारा वेस्ट हो चुका था और अब हो गया था हमारा पूरी तरीके से दिमाग खराब। बस फिर क्या, लड़ाई करने का तो कोई फायदा था नहीं। हमने फिर से किया कस्टमर केयर को कॉल, लगभग 20 मिनट फिर से वेट किया और फाइनली बहुत सारे आर्ग्यूमेंट के बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने वो एक्शन लिया और ऑनलाइन ही कैटेगरी को चेंज कर दिया। तब जाकर हमें मिले हमारे बोर्डिंग पासेस। इन सब कामों में लगभग हमारे 2 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो गए थे। सो आई एम शेयरिंग दिस थिंग टू यू गाइज कि अगर आपके साथ भी ये कभी सिनेरियो होता है जहां आप अपने बच्चे के टिकट्स बाद में करते हैं, तो सिर्फ वर्बल कमिटमेंट्स पर रिलाई मत करिएगा। उनसे जो भी आप काम करवा रहे हैं उसको रिटन में ले लीजिएगा, सो दैट यू कैन शो ऑफ दैट एज एविडेंस एट द चेक इन टाइम। खैर, उसके बाद चेकिंग करा के बोर्डिंग पासेस लेके हम लोग आ गए अपनी फ्लाइट बोर्ड करने। थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि ट्रिप की बिगिनिंग में ही ये सब हो गया। एक तरफ तो एयरपोर्ट का मिसमैनेजमेंट इतना था, ऊपर से एयरलाइंस के साथ इतना बेकार एक्सपीरियंस। एनीवेज, फाइनली बोर्डिंग वाज डन एंड आवर फ्लाइट वाज रेडी टू टेक ऑफ। तो फाइनली फ्लाइट ने कर लिया है टेक ऑफ। चलिए आपको ऊपर से दिखाती हूँ हमारा दिल्ली एनसीआर इस समय कैसा दिख रहा है। आपको पता ही है अभी दिल्ली एनसीआर में बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। AQI लगभग 1000 तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कितनी धुंध है। अभी नवंबर का महीना है तो इस समय कोई खास कोहरा होता नहीं है, तो ये फॉग नहीं है, इट इज़ रियली पोल्यूशन।
जैसे कि मैंने बताया कि हमारी फ्लाइट चेन्नई से होते हुए कोलंबो पहुंचेगी और गाजियाबाद से चेन्नई पहुंचने में लगते हैं लगभग 2.5 घंटे। कृष्णा की बकबक सुनते हुए और उससे बातें करते हुए टाइम कब कट गया पता ही नहीं चला। ये लीजिए आ गया है चेन्नई। लैंडिंग का अनाउंसमेंट भी हो गया है। बस थोड़ी ही देर में देखते ही देखते लैंडिंग भी हो गई। बच्चों को एक जगह पे टिका के बिठाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये भी फ्लाइट में बैठे बैठे इतना इरिटेट हो गया था। एनीवेज लैंडिंग हमारी काफी स्मूथ थी। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए। तो गाइस आप देख लीजिए ये है चेन्नई एयरपोर्ट। मुझे ये काफी अच्छा लगा, काफी वेल मेंटेन्ड भी है। तो अब टाइम था एग्जिट इमिग्रेशन करने का, क्योंकि हमारी फ्लाइट चेन्नई से होते हुए कोलंबो जा रही थी, इसलिए हमारा इमिग्रेशन दिल्ली में ना होकर अब चेन्नई में होगा। मन में तो हम यही प्रे कर रहे थे कि अब कुछ और पंगा ना हो जाए और ट्रिप सही से हो जाए। ऑलरेडी हिंडन एयरपोर्ट पे काफी इशू हो चुका था। तो हमारा लगेज तो हमें कोलंबो में ही मिलने वाला था, लेकिन हमने कृष्णा का स्ट्रोलर पहले मांग लिया था चेन्नई एयरपोर्ट पे ही। और यहाँ भी हमें इंडिगो ने खूब डिसअपॉइंट किया। कृष्णा के स्ट्रोलर में से उसकी हैंडरेल ही गायब थी। आप देख सकते हो स्ट्रोलर में हैंडरेल है ही नहीं। हैंडरेल सिर्फ हैंडरेस्ट का ही काम नहीं करती, बल्कि एक सपोर्ट होता है जिससे बेबी के गिरने का डर नहीं रहता। इंडिगो के पैकेज सर्विस काउंटर पे जब हमने कंप्लेन की तो उनकी टीम को ढूंढने पर कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने हमें एक कंप्लेन नंबर दिया और कहा अगर कुछ मिलेगा तो हमें बाद में बता दिया जाएगा। अब तक मेरा मन काफी खराब हो चुका था। खैर हमने चेन्नई से अपनी फ्लाइट की बोर्ड और हो गया था टेक ऑफ का टाइम। अगर हम ट्रैवलिंग टाइम की बात करें तो चेन्नई से कोलंबो पहुंचने में 1.5 घंटे का टाइम लगता है फ्लाइट से, जो कि बहुत आसानी से गुजर गया। तो अब था लैंडिंग का टाइम, अनाउंसमेंट भी हो चुका था। इसके बाद लैंडिंग भी आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तो तब शुरू हुई जब एयरक्राफ्ट को पार्क होने के बाद भी 40 मिनट तक गेट नहीं खोले गए। क्रू ने हमें बताया कि हैवी स्केड्यूल की वजह से हमारा एयरक्राफ्ट क्यू में है और एयर ब्रिज अरेंज करने में टाइम लग रहा है। 40 मिनट के बाद गेट खोले गए और हमारी डीबोर्डिंग हुई। उसके बाद एक बस लेने आ गई जो हमें पार्किंग से एयरपोर्ट तक पहुंचाने वाली थी। हर काम इतना स्लोली हो रहा था जैसे कि सारे लोग फुर्सत में बैठे हैं और किसी को कोई जल्दी नहीं है। एनीवेज किसी तरह हम मेन टर्मिनल पहुंच गए। अब बारी थी एंट्री इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन एरिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लोग जमीन पर लेटे हुए थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी और मैनेजमेंट इस तरीके से किया गया था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो इस बात से हो रही थी कि यहाँ पे हर चीज इतनी स्लो क्यों है। पहले तो एयरक्राफ्ट के एयर ब्रिज अरेंज करने में ही इतना टाइम चला गया, उसके बाद बस ने भी वेट करवाया। अब हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं तो यहाँ इमिग्रेशन इतना स्लो चल रहा है कि पूछिए मत। तो यार इमिग्रेशन की लाइन में भी लगभग 35 से 40 मिनट का वेट करने के बाद हमारा नंबर आया। फिर इमिग्रेशन क्लियर करके हम लोग आ गए मेन कॉरिडोर में। अभी रात के 2 बज रहे हैं, कृष्णा भी सो रहा है, मुझे भी नींद आ रही थी बट मैनेज तो करना ही था। अब बारी थी हमारा लगेज कलेक्ट करने की, तो हम लोग अपने बेल्ट की तरफ जाने लगे। अभी तक तो सब ठीक था क्योंकि अब बारी थी मेन बम फूटने की। वैसे तो जनरली क्रू मेंबर हमें फ्लाइट में ही बता देते हैं कि हमारा लगेज कौन सी बेल्ट पर मिलेगा, मगर इस बार उन्होंने हमें नहीं बताया। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ये इन्फॉर्मेशन आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेगी। तो बस अब हमें वेट करना था कि एलईडी पे हमारी फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन कब फ्लैश होगी और हमारी फ्लाइट का लगेज किस बेल्ट पे आएगा। लेकिन जब आधे घंटे बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन फ्लैश नहीं हुई, तब हम लोग गए कस्टमर सर्विस डेस्क पर और वहाँ हमें पता चला कि श्रीलंका में आ गया है नेचुरल डिजास्टर। बेसिकली श्रीलंका में आया था साइक्लोन, जिसको बाद में साइक्लोन दितवा का नाम दिया गया था। इसी वजह से सारे ऑपरेशंस उथल-पुथल हो गए थे और हर चीज स्लो डाउन हो गई थी। अब सिवाय वेट करने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। वेट करते करते ऑलरेडी 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि सामान कब तक मिलेगा। हर 5 मिनट में हम स्क्रीन पर देख रहे थे शायद अब कुछ खबर आए, अब कुछ खबर आए, बट कोई खबर नहीं थी। हम अकेले नहीं थे जो परेशान थे, हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे पैसेंजर्स थे जो हमारी ही सिचुएशन में थे। अब तक वेट करते करते सुबह के 6 बज चुके थे। मतलब आप समझ रहे हैं, हमारी फ्लाइट रात को 2 बजे लैंड हो गई थी और अभी 6 बजे तक हमें ये नहीं पता था कि हमारा लगेज कब मिलेगा। ट्रैवल की थकान तो थी ही, रात में नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी और इसके साथ टेंशन बढ़ती जा रही थी कि आगे अब और क्या होगा। चलिए आपको बताती हूँ एक्चुअल में श्रीलंका में हुआ क्या था। तो श्रीलंका में अनयूजुअली हैवी मॉनसून रेन्स हुई थी। कंटिन्यूस बारिश की वजह से रिवर्स ओवरफ्लो हो गई थी, लो लाइंग एरियाज पूरी तरह पानी में डूब गए थे और हिली रीजन्स में अच्छे खासे लैंडस्लाइड्स हुए थे। सिर्फ एक सिटी का इशू नहीं था, ऑलमोस्ट पूरा आइलैंड अफेक्टेड था।
हम हर थोड़ी देर में अलग अलग बेल्ट पर जाकर अपना सामान ढूंढते और निराश होकर वापस आ जाते। तो फाइनली एक और घंटे के बाद मतलब सुबह के 7 बजे हमें हमारा सामान मिला। इसमें भी 2 आइटम्स तो एक साथ आ गए, एक सूटकेस फिर भी रह गया जो कि हमें आधे घंटे बाद मिला। तो कुल मिला के हम 2 बजे लैंड हुए थे श्रीलंका में और सामान हमें मिला सुबह के 7:30 बजे। अब टाइम था यहाँ से फटाफट निकलने का, बट अब हमें ये भी डर लग रहा था कि जब कंट्री की हालत इतनी खराब है तो आगे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी मिलेगा या नहीं। अंदर हमने कुछ लोगों के मुंह से सुना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो पूरी तरह ठप है, लेकिन प्राइवेट कैब से हम कुछ एरियाज तक जा सकते हैं। तो बस यही सब नॉलेज अब हमें चाहिए थी, जो कि हमें यहाँ के लोकल लोगों से बात करके ही मिलनी थी। ये देखिए, ये एयरपोर्ट का अराइवल एरिया है। आप देख सकते हो काफी लोग यहाँ पर अराइवर्स को रिसीव करने आए हैं। तो यहीं पर राइट हैंड साइड में हमें दिखाई दिए प्राइवेट टैक्सीज के काउंटर्स। हमें यहाँ पे भी जाके बात करनी थी। टैक्सीज तो यहाँ बहुत आराम से मिल रही थी, बट ये हमारा लास्ट ऑप्शन था। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही थी। सब कुछ इतना नया था कि लोग भी अवेयर नहीं थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सब लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी बात कितनी एक्यूरेट है। एनीवेज, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक बार ट्राई तो डेफिनेटली करना था, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी ऑप्शन तो हमारा हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। जब कुछ भी नहीं मिलेगा तब हम उसे लेंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हम लोग पहुंचे बस स्टेशन पे। हमें तो लगा था यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, मगर जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ हमारी तरह काफी लोग थे। इसका मतलब बसेस चल रही थी। थोड़ा और पता करने पे पता चला कि बसेस की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। तो बस हमें अब वेट करना था 187 नंबर की बस का, जो कि हमें कोलंबो के बस टर्मिनल तक पहुंचाने वाली थी। बस दिक्कत अब यही थी कि फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से जो बस हमें 20 मिनट में मिल सकती थी, उसके लिए अब 40 मिनट का वेट करना था। खैर, 40 मिनट के बाद हमें बस फाइनली मिल गई, बट आप बस की हालत देखिए। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से रश इतना बढ़ गया था कि सीट मिलना भी मुश्किल था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर किसी तरह हमें तो सीट मिल गई थी, बट हम इस तरह सिकुड़ के बैठे थे कि हिलने की भी जगह नहीं थी। खैर, लगभग 1 घंटा ऐसे बैठने के बाद हम लोग फाइनली कोलंबो के बस टर्मिनल पहुंच गए। अब इसी बस टर्मिनल से हमें दूसरी बस लेनी थी, जो कि हमें गॉल तक लेके जाने वाली थी। हाँ, एक बात और, अगर बस में ट्रैवल करते हुए आपके पास हैवी लगेज है जिसे आप अपनी सीट पर अपनी गोदी में नहीं रख सकते, तो उस लगेज का पर बैगेज आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि एक अडल्ट का टिकट रहेगा। जिसके बाद उन बैगेजेस को रखने की हेडेक ड्राइवर की होगी। बस फिर क्या, इसी जगह पे 10 मिनट बाद हमें गॉल के लिए भी बस मिल गई। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हमें यहाँ भी सीट मिल गई, लेकिन हालत हमारी पूरी तरह खराब हो चुकी थी, क्योंकि रात को हम बिल्कुल नहीं सोए थे। ये देखिए, ये हमारा ही लगेज है। ये लगेज वाला मैटर जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ 187 वाली बस के साथ है। बाकी किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में आपको लगेज के लिए एक्स्ट्रा टिकट नहीं लेना होता। तो ओवरऑल अगर मैं श्रीलंका की बसेस की बात करूं, तो यहाँ आपको प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस भी बहुत आराम से मिल जाती हैं। बस के डिजाइन थोड़े ब्राइटली पेंटेड रहते हैं, काफी डेकोरेटिव रहते हैं अंदर से। एसी अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो मोस्टली बसेस जो है वो नॉन एसी रहती हैं। एसी बहुत कम बसेस में पाया जाता है। कंडीशन अगर बस की देखें तो जनरली ओल्ड रहती है, बट वेल यूज्ड। यहाँ भी बसेस में ओवर क्राउडिंग होती है, बट कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड रहती है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो। सबसे अच्छी बात जो श्रीलंका की बसेस में है वो है इनका ड्राइविंग स्टाइल। यहाँ पे बसेस चलती हैं काफी फास्ट बट रिलेटिवली वेरी डिसिप्लिन्ड। बस की टाइमिंग्स एकदम एक्यूरेट हैं। जिस टाइम पे बस को आना होता है बस उसी टाइम पर आती है। थोड़ी ही देर में रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आने लगे थे और मौसम भी इतना अच्छा था कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। काफी देर तक तो मैंने व्यूज को एंजॉय किया, मगर ट्रैवल टाइम इतना ज्यादा था कि फिर मुझे आ गई बहुत अच्छी सी नींद। नींद खुलते ही मैंने फिर से रास्ते का व्यू कैप्चर करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बस ने लिया हॉल्ट और बस रुक गई एक ढाबे पर। ड्राइवर ने सबको 10 मिनट के ब्रेक की अनाउंसमेंट की। कुछ लोग बस में से उतरे, कुछ नहीं। मैं भी उतरी थी क्योंकि मुझे अपने पैर सीधे करने थे, पीठ सीधी करनी थी। ऐसा लग रहा था सब कुछ अकड़ गया है। बस
बस हो गया था ये छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक, अब बारी थी यहाँ से चलने की। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वाकई काफी डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि 10 मिनट के ब्रेक का अनाउंसमेंट तो किया, लेकिन ठीक 10 मिनट में ही निकल पड़े। रास्ते में सुंदर सुंदर व्यूज तो हमें देखने को मिल ही रहे थे। इसके अलावा रास्ते में कुछ मार्केट्स भी दिख रहे थे। तो ये लीजिए, फाइनली आ गया था गॉल। हम लोग गॉल पहुंच गए थे। कोलंबो बस टर्मिनल से गॉल बस स्टैंड तक पहुंचने में हमें लगभग 3 घंटे का समय लगा। ये था वो बस स्टेशन जहां पे हमें बस ने ड्रॉप किया था। कृष्णा अभी थोड़ा क्रैंकी है क्योंकि उसकी नींद हमने खराब कर दी है। यही है वो बस जिसने हमें कोलंबो बस टर्मिनल से यहाँ पे ड्रॉप किया है। अब हमें यहाँ से जाना है हमारे स्टे पर, जहाँ जाने के लिए हमने पिकमी ऐप से ऑटो बुक कर लिया है। फाइनली ओवरऑल इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए हमारे स्टे पर। कृष्णा का भी मूड अभी तक सॉर्ट हो गया था और वो भी अच्छे से खेलने लगा था। बस फिर ऑटो से हमने निकाला हमारा सारा लगेज और जाके रूम में सेटल कर दिया। चलिए आपको भी दिखाती हूँ हमारा स्टे कैसा था। तो ये थी वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रुके थे, जिसका नाम था आशीष विला। एयरबीएनबी पे इसकी अच्छी खासी रेटिंग थी, रिव्यूज भी काफी अच्छे थे। हमारा रूम ऊपर था, तो अभी मैं आपको वहीं लेके जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये था हमारा रूम काफी नीट एंड क्लीन था। सारे बेसिक एसेंशियल्स भी हमें दिए गए थे। रूम और वॉशरूम तो आपने देख ही लिया है। अब आपको बाहर का थोड़ा एक्सटीरियर एरिया दिखा देती हूँ। तो ऊपर वाले फ्लोर में हमारे रूम के अलावा भी और कुछ रूम्स थे। ये एक डाइनिंग एरिया टाइप का था। इसके बाद अब आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ का किचन। तो ये है यहाँ का किचन, जहाँ पे सारे बेसिक एसेंशियल्स हमें मिले थे। ये किचन बेसिकली शेयरिंग एरिया था, जिसे हमारे अलावा बाकी गेस्ट भी यूज कर सकते थे। तो बस ये था हमारा स्टे। अब यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, रिफ्रेश करेंगे खुद को, और फिर रेडी होकर निकलेंगे गॉल एक्सप्लोर करने। तो गाइज, आज की ब्लॉग के लिए इतना ही। गॉल में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, हम कहाँ कहाँ गए, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।